नमस्कार। इतिहास पर आधारित इस विशेष श्रृंखला सच का सामना में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, आप जानते हैं कि हम इस श्रृंखला के तहत ऐतिहासिक चरित्रों और घटनाओं का एक सच्चा ब्यौरा आप तक पहुंचा रहे हैं, ताकि आपको भ्रमित न किया जा सके या आप में के अंदर कोई भ्रम है तो वो दूर हो जाए। और इसी श्रृंखला के तहत सबसे पहले हमने छत्रपति शिवाजी महाराज को लिया है। उनके जीवन की बहुत सारी घटनाओं की हम चर्चा कर रहे हैं। यह उसकी 5वीं कड़ी है और आज हम इस पर बात करने जा रहे हैं कि शिवाजी की जो सेना थी वो किस तरह की थी, उसमें किस तरह के लोग थे, हिंदू थे, मुसलमान थे या केवल हिंदू थे। ये सब हम जानने की कोशिश करेंगे ताकि हमें शिवाजी के काम करने का ढंग, सोचने का ढंग, उस पर और बेहतर ढंग से अपनी राय बनाने का मौका मिल जाए। लेकिन इसके पहले एक छोटी सी बात आपसे शेयर करना चाहता हूं कि एक चीज होती है इतिहास बोध, सेंस ऑफ हिस्ट्री। अगर हमारे अंदर वो नहीं है तो हम ऐतिहासिक घटनाओं को सही ढंग से, सही परिप्रेक्ष्य में नहीं देख सकते हैं। उस समय की राजनीतिक सामाजिक व्यवस्था क्या थी, किस तरह से जो राजकाज था वो चलता था, उसमें धर्म का क्या रोल होता था। तो इन सब चीजों को जब हम देखते हैं तभी हमारे समझ में आता है कि इतिहास किस तरह से गढ़ा गया, कौन सी ताकतें वहां काम कर रही थी। और इन संदर्भों के साथ ही हम तमाम चीजों को देख रहे हैं इस श्रृंखला के तहत। तो सबसे पहले मैं स्वागत करता हूं जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता और इतिहास के जानकार प्रोफेसर राम पुनियानी जी का। स्वागत बहुत है धन्यवाद। प्रोफेसर पुनियानी साहब। तो आज हम बात करने जा रहे हैं क्योंकि ये एक बहुत ही एक विवादास्पद पक्ष है शिवाजी महाराज की। पूरी जो उनकी लड़ाइयां रही हैं, जीवन रहा है, उसको लेकर एक जो चरित्र उनका एक छवि गढ़ी गई है कि वो हिंदू राजा थे, हिंदू के झंडा बरदार थे और मुसलमानों के खिलाफ लड़ाई लड़ते रहे हैं। तो उस संदर्भ में जब हम ये देखते हैं कि शिवाजी का काम करने का ढंग कैसा था, उनकी लड़ाइयां किनसे थी और क्यों थी, और उनकी सेना किस तरह की थी, तो कंपोजिशन जो थी उनकी आर्मी की वो क्या था। तो मैं चाहता हूं कि आप इस पर थोड़ा रोशनी डालें, दर्शकों को बताएं कि किस तरह की सेना की गढ़न थी उनकी। जी, देखिए, यहाँ जब हम शिवाजी महाराज की सेना की बात करते हैं तो निश्चित रूप से शिवाजी महाराज ने इस प्रकार से अपनी सेना का विस्तार किया जिसमें योग्यता का महत्व ज्यादा था। धर्म और जाति से उठकर उन्होंने योग्यता के आधार पे लोगों को अपने साथ जोड़ना चालू किया। हम पहले एपिसोड में देख चुके हैं कि जब वो अफजल खान को मिलने जा रहे थे तो उनको रुस्तम जमान ने वो बगनखा दिया था जिससे उन्होंने ये किया था। पर बात यहीं तक खत्म नहीं होती। हम पूरे वैसे तो शिवाजी महाराज के प्रशासन में मोटे तौर पर कहते हैं कि 1/3 सेना ये उस मुसलमानों से कॉन्स्टिट्यूटेड थी और उनके जो सेनापति बड़े बड़े थे, क्योंकि सेना में भी दर्जे होते हैं, सिपाही होता है, सेनापति होता है और उसके ऊपर होते हैं। तो उनके सेनापतियों में 12 सेनापति ये मुसलमान थे। मैं थोड़ा सा इनके नामों को आपके सामने पढ़ देता हूँ कि वो जी कौन कौन बिल्कुल। थे, किस प्रकार की जिम्मेदारी वो लेते थे। यहाँ मैं बता दूं कि शिवाजी महाराज की दूरदर्शिता एक ये भी थे कि उन्होंने अपना जो नेवल डिवीजन, समुद्री बेड़ा, उसको उन्होंने बहुत मजबूती दी। और इसके कारण भी बहुत सारे जो सिद्दी मुसलमान थे, सिद्दी संबल और दूसरे, वो उसके इंचार्ज ही नहीं, वो उसको देखते भी थे। और उसी के साथ साथ जो नाविक स्थानीय थे, क्योंकि शिवाजी महाराज का एक ये भी रेपुटेशन था कि वो गरीबों के लिए काफी मददगार हैं, उनकी चीजों का ख्याल रखते हैं। तो वो उस जैसे नेवल सेना से हमने बात शुरू की तो उसमें सिद्दी मुसलमान तो थे, सिद्दी संबल के नेतृत्व में, और साथ ही साथ उन्होंने जो स्थानीय मछुआरे थे, मछुआरे, उन मछुआरों को भी अपने साथ जोड़ा। अब यहाँ मैं ये बात इसलिए खास तौर से कह रहा हूँ कि कई लोग यहाँ जाति का भी भेदभाव रखते हैं और शिवाजी महाराज ने उस जाति के भेदभाव को न रखकर मछुआरों को भी अपनी फौज में लिया। अच्छा, अब इसमें मैं थोड़ा सा इसमें पढ़ना चाहूंगा। जैसे मैंने बताया कि एक उनके जो बॉडीगार्ड, जिनका महत्व जी सबसे ज्यादा होता, बॉडीगार्ड जी। में उनके जो महत्वपूर्ण थे वो थे सिद्दी इब्राहिम। सिद्दी इब्राहिम, ये मतलब आप बॉडीगार्ड से ज्यादा तो किसी पे विश्वास कर नहीं सकते।
फिर काजी हैदर, जो मौलाना हैदर अली भी जिनको कहते हैं, वो उनके गोपनीय सचिव थे। उनका पूरा कॉरेस्पॉन्डेंस वही देखते थे। अब फिर से निजी सचिव भी मेरे ख्याल से एक ऐसी पोस्ट रहती है जो बहुत ही महत्वपूर्ण रहती है किसी के लिए भी। अब फिर एक थे नूर खान बेग, जो उनके दरबार में एक बड़े अधिकारी थे और वो कई चीजों पर शिवाजी महाराज के को सलाह देते थे। फिर शिवाजी महाराज का घोड़ा दल भी था। यहाँ आपको बता दूं, उस समय घोड़ों के बारे में भी बहुत बात थी। और जो मैंने नेवी की बात की, तो घोड़े दल का महत्व इसलिए था कि जो काबुल से घोड़े लाए जाते थे, तो दूसरी शक्तियां वो घोड़ों का इस्तेमाल करती थी। उनकी क्वालिटी के कारण शिवाजी महाराज चाहते थे कि उन घोड़ों का इस्तेमाल वो भी करें। तो इसके लिए उनका जो घोड़ा दल था, उसमें सिद्दी हिलाल, ये उसके इंचार्ज थे। फिर तोपखाना डिवीजन, तोपखाना डिवीजन, इसमें इब्राहिम इब्राहिम खान थे। फिर नेवल जो मैं बता रहा हूँ, उसमें एक दो और महत्वपूर्ण सेनापति थे। एक थे दरिया सारंग थे। और इसी प्रकार से उनका जो आर्मर डिवीजन था, आर्मर डिवीजन, उसमें दौलत खान थे और दाऊद खान थे। तो ये जो मैं नाम पढ़े, क्योंकि इतने नाम याद रखना तो संभव नहीं है, तो इतने नाम मैंने जो उनकी किताबों में से निकाले हैं। महाराष्ट्र में एक मराठी में एक किताब है, पता नहीं ये अंग्रेजी में आई कि नहीं, प्रेम हणमते की किताब है। शिवरायांचे 12 सैनिक, महत्वपूर्ण सैनिक, नहीं सॉरी, शिवरायांचे निष्ठावंत मुसलमान सैनिक। जी जी, मतलब शिवाजी के वफादार मुस्लिम सैनिक। सेनापति, जी हाँ, शिवरायांचे निष्ठावंत मुस्लिम सैनिक। तो निष्ठावंत यानी लॉयल, शिवराय उनको प्यार से लोग कहते हैं। और ये एक पूरी किताब है जो यहाँ प्रचलित है। तो जहाँ तक सेना का सवाल है, सेना में भी ज्यादा जो प्रतिबद्धता थी, वो वफादारी के आधार पे थी। जैसे अभी हमने देखा कि एक तरफ अफगान सोल्जर थे, पठान सोल्जर थे, वो मुगलों के साथ नहीं मिले, वो अलग अलग जाके दूसरे दूसरे राजाओं के साथ उन्होंने काम किया सैनिकों के रूप में। तो शिवाजी की, और ये भी मैंने आपको बताया, क्योंकि शिवाजी महाराज अपने प्रशासन में देख रहे थे मुसलमान भी हैं, और खासतौर से सेना में मुसलमान हैं, तो खासतौर से उन्होंने मस्जिद का भी इंतजाम किया। तो यहाँ फिर से मैं उसी बात को दोहराता हूँ कि उन्होंने अपनी प्रशासन व्यवस्था को निजी रूप से, वो जिस प्रकार की उनकी धर्म के प्रति प्रतिबद्धता थी, पर प्रशासन में, सेना में उन्होंने पूरी निष्पक्षता, अब निष्पक्षता से ज्यादा मैं कहूंगा वफादारी। राजा का मुख्य काम क्या था कि जितना वफादार उसका ये रहेगा सहायक, उतना उनकी ताकत और मजबूत होगी। और दूसरे में खास तौर से शिवाजी महाराज के बारे में ये बात ज्यादा लागू होती है कि कई आम लोग उनसे काफी आकर्षित थे। और आकर्षित इसलिए थे कि शिवाजी महाराज का जो नीचे का प्रशासन था, मतलब लोगों को देखने का प्रशासन था, उसमें वो लोगों की समस्याओं को बहुत महत्व देते थे। इसलिए लोगों की निष्ठा उनके प्रति काफी गहरी थी। कई बार ऐसा भी जी हुआ है, जब सैनिक को पता है अगर मैं ये काम करने जाऊंगा तो निश्चित रूप से मैं मारा जाऊंगा, फिर भी उनकी प्रतिबद्धता और निष्ठा शिवाजी महाराज के लिए इतनी थी कि उन्होंने ऐसे कामों को भी किया, उसमें हिंदू भी हो, मुसलमान भी हो। और ये बात खास तौर से गोविंद पानसरे की एक किताब है, वो शायद लोगों ने पढ़ना चाहिए, शिवाजी कौन थे, वो अंग्रेजी में भी है, मराठी में भी है। उसमें उन्होंने इसी पॉइंट से ये बात शुरू की कि दो चार सैनिक हैं, उनको शिवाजी महाराज एक खतरे का काम देते हैं जिसमें उनके जान जाने की पूरी संभावना है, तो अपनी जान की परवाह न करके पूरी प्रतिबद्धता से शिवाजी महाराज के उस काम को लेते हैं। तो ये निश्चित रूप से शिवाजी महाराज की जी एक खासियत जो हमें याद जी रखना चाहिए। जी। क्या कभी कोई ऐसा प्रसंग भी आया कि जब सेना में इतने बड़े पैमाने पर मुसलमान थे, तो जो हिंदू सैनिक थे या हिंदू सेनापति थे, उनसे मतभेद हुआ, उनका टकराव हुआ? ऐसी कोई घटना, कोई ऐसा वाकया है, कहीं दर्ज है, या नहीं हुआ? शिवाजी इस तरह की नीति के थे कि ये होने ही नहीं दिया उन्होंने? देखिए, उसमें सभी जो सैनिक थे, उनकी निजी लॉयल्टी शिवाजी के प्रति थी।
तो उसमें इस प्रकार के आपस के मतभेद आने का सवाल ही नहीं उठता, और ना ऐसा कोई वाकया दर्ज है, और ना इस प्रकार से कोई बात हुई कि जिसमें कोई हिंदू सैनिक और मुसलमान सैनिक इस आधार पे लड़ रहे हैं कि उनका धर्म अलग है। और फिर दोनों को पता था, शिवाजी महाराज हिंदू सैनिकों का भी ख्याल रखते हैं पूरा पूरा, और मुसलमान सैनिकों भी का भी ख्याल रखते हैं। तो शिवाजी महाराज के प्रति असंतोष होना कोई ये बात नहीं थी। और दूसरा, वो हर एक की लायकियत के हिसाब से उसको काम का बंटवारा करते थे। और ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, जिसमें बहुत सारी लोगों में आपस में ईर्ष्या और दूसरी चीजों का जो सवाल होता है वो खत्म हो जाता है, और इस प्रकार का कोई वाकया दर्ज नहीं है। जी। एक बात और बताइए कि ये जो इतने सेनापति थे, ये कहाँ से आए थे? क्या दूसरे राज्यों को फतह किया था उन्होंने, वहां से सेना उनको मिली, वहां के जो सेनापति थे या अधिकारी थे वो उनसे मिलते गए? और ये जो थे भी, वो क्या बाहर से आने वाले ज्यादातर थे, या यहाँ कन्वर्ट हुए थे, या यहाँ के लोकल थे जो मुसलमान बन गए थे? इसका भी कुछ मिलता है क्या इतिहास में जिक्र? इसका बहुत स्पष्ट जिक्र तो नहीं मिलता, पर अगर हम उस समय की समाज व्यवस्था को देखें तो उसमें कई ऐसी वारिंग ट्राइब्स, ऐसे कोई ग्रुप्स थे जो इसको आज की भाषा में हम कह सकते हैं मर्सिनरीज। मर्सिनरीज मतलब जहां उन्हें बेहतर पैसा ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिल, मिलेगा जाएंगे। जी। हाँ पैसे ज्यादा मिलेगा वहां जाएंगे। तो जैसे अफगान ट्राइब्स कई कई, तो एक तो इस प्रकार की चीजें हैं कि तीनों प्रकार की चीजें हम देख, स्थानीय मुसलमान सैनिकों में से उनके बीच में आए। दूसरा, मैंने आपको बताया कि बीजापुर के नरेश और अहमदनगर के नरेश से उनके जब मुठभेड़ हुई तो उसमें से भी कई मुसलमान सैनिक इनके साथ जुड़ गए। और तीसरा जो थी वारिंग ट्राइब्स, जो ऐसे गुट थे जो पैसे के लिए लड़ते थे और अपनी बहादुरी इस बात में दिखाना चाहते थे। इसी तीनों प्रकार के लोग का उल्लेख हम मोटे तौर पे इतिहास के चित्रण में देख सकते हैं। क्योंकि मैंने आपको बताया बीजापुर के नरेश के साथ बीजापुर में भी उनकी चढ़ाइयाँ होती थी, तो कोई बीजापुर से भी मुसलमान सैनिक उनके साथ जुड़े। फिर अहमदनगर से भी हुआ, वो भी कुछ जुड़े। फिर तीसरा, इस प्रकार की वारिंग ट्राइब, ये तीन चीज मिलाकर ये बात हुई। क्या इसमें एक चीज ये भी देखी जा सकती है प्रोफेसर पुनियानी की, एक खास तरह की एक्सपर्टीज इन मुस्लिम सेनापतियों में थी? क्योंकि जो मुगल आए थे वो एक खास तरह की युद्ध नीति लेकर आए थे, हथियार लेकर आए थे, और जैसे घोड़ों का प्रयोग बहुत होता था। तो इन सब चीजों की वजह से ये जरूरी भी हो गया था शिवाजी के लिए भी और दूसरे राजाओं के लिए भी कि उनको अपने से जोड़ें और उनकी तकनीक का इस्तेमाल युद्ध में करें। जी। देखिए, ये मुख्य रूप से युद्ध में एक तो युद्ध रचना इनकी जो होती थी, और दूसरा इनके जो हथियार थे। हथियार में जैसे मैंने घोड़ों का उल्लेख किया, और फिर तोप तोप भी आई। फिर बाद में खैर यहाँ टीपू सुल्तान ने मिसाइल भी डेवलप की, खैर उसका उपयोग हुआ नहीं हुआ हम नहीं जानते। पर ये तीनों चीजों को मिला के राजा जब अपनी नीति बनाते तो उसमें यही चीज देखते थे कि मुझे जीतने में कौन मेरी साथ पूरा ईमानदारी से प्रतिबद्धता से खड़ा रहेगा, और कौन से हथियार, कौन से घोड़ा घुड़सवार इस प्रकार से मिलेंगे जिसके आधार पे मैं अपना युद्ध जीत सकता हूँ। तो ये तीन आधार पे मुगलों, अब एक हम मुसलमानों में हम केवल मुगल को जानते हैं, पर मुगल एक छोटी सी ट्राइब है जिसने आके यहाँ राज किया। उनके अंदर भी बहुत सारे मतभेद हैं, बहुत सारे गुट हैं, और जो कई कई मुसलमान मुगलों के साथ नहीं थे। सभी मुसलमान मुगल नहीं थे, ये दूसरी बात है। अब भारत में एक इमेज हो गया है कि मुसलमान यानी मुगल, जबकि मैंने जी। जैसे आपको बताया कि मुगल वंश के पहले बहुत सारे अलग अलग प्रकार के मुस्लिम वंश हुए। और मुसलमानों में भी देखिए, यहाँ की जाति प्रथा का भी सवाल है कि जैसे हमारे यहाँ वर्ण व्यवस्था है, उनमें भी जाति आ गई है। अशरफ, अजलाफ, अरजाल, ये उनमें भी कैटेगरी है। तो बहुत सारे कंसिडरेशंस, बहुत सारी ये जो चीजें हैं, इसके आधार पे मुसलमान सैनिकों को की लायकियत
और ये भी बात सच हो सकती है, क्योंकि मुसलमान राजा जो उत्तर पश्चिम से आए, कुछ नए नए तकनीक लाए, तो वो तकनीक को सीखने में कई मुसलमान आगे रहे होंगे। और ये भी बता दूं आपको कि इसमें हिंदू सैनिक भी आगे थे। जब एक बार तकनीक आ गया तो वो कहीं से किसी के पास एक्सक्लूसिव नहीं रहता, कॉपीराइट नहीं रहता कि भाई ये तकनीक का आप जी इस्तेमाल नहीं करते। तो वो जी तकनीक तो दोनों प्रकार के सैनिकों ने उस प्रकार से उसका इस्तेमाल किया होगा। जी। तो प्रोफेसर पुनियानी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी तक जो कड़ियां प्रसारित हुई हैं उनका बहुत जबरदस्त रिस्पांस मिल रहा है। सैकड़ों की संख्या में लोग कमेंट कर रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं, प्रश्न पूछ रहे हैं और प्रश्न उठा भी रहे हैं। जैसे एक सवाल मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। ये मधुकर जी प्रियदर्शी का सवाल है कि जब ब्राह्मणों ने शिवाजी महाराज के राजा बनने के उपरांत संतुलन बना लिया, तो ऐसा क्या हुआ कि उन्हीं के वंशज साहू जी महाराज के साथ नहीं बन पाया और साहू जी महाराज को बार बार शूद्र होने का एहसास कराया गया। जी, अब देखिए, ये यहाँ की भारत की वर्ण व्यवस्था तो ऐसी है कि जब ब्राह्मण अपने हितों के लिए, अब उनको मैं सहानुभूति से देख भी सकता हूँ और नहीं भी देख सकता हूँ। तो कोई राजा अगर उनका ध्यान कम रखे, दक्षिणा कम दे, तो वो फिर उसके खिलाफ होना चालू हो सकते हैं। तो जैसे साहू जी महाराज थे, तो उनके बारे में शाहू जी महाराज के बारे में अगर हम बात करें, मेरे ख्याल से आप शाहू जी महाराज के बारे में बात कर रहे हैं, कोल्हापुर जी, के। शायद हाँ, उन्हीं की बात हो रही देखिए, शाहू जी महाराज के बारे में ब्राह्मणों का जो द्वेष है, उसका कारण ये है कि छत्रपति शाहू महाराज ने आम लोग, ओबी बैकवर्ड कास्ट के लिए आरक्षण की प्रथा शुरू की थी। है। जी, सबसे पहले याद वही रख, उन्होंने किए थे। अभी जी वो उन्होंने शुरू किया। और मुकेश कुमार जी, ये बहुत एक महत्वपूर्ण बात है कि एक राजा जो छत्रपति शाहू महाराज थे, उन्होंने जब आरक्षण शुरू किया, उन्होंने इतनी आधुनिक बातें अपने प्रशासन में लाई जो बहुत काबिले तारीफ है। और जिस जी भी लोगों से, जिन भी चीजों से आम लोगों को न्याय मिलता है, वहां से ब्राह्मणवाद को तकलीफ होती है। ये एक मैं मोटे तौर पे कहूं, अगर समाज के पिछड़े तबकों को बेनिफिट होता है, फायदा होता है, तो ब्राह्मणवाद जिसका ऑलरेडी रिजर्वेशन है, हम उल्टा चर्चा उल्टी करते हैं। हम एक्चुअली बात कर रहे जी हैं डी रिजर्वेशन की। डी रिजर्वेशन जी लाने के लिए कोशिश करते हैं और उसको रिजर्वेशन कहा जाता है। ये ऑर्वेलियन लैंग्वेज टाइप है। तो एक्चुअली साहू जी महाराज क्या करते थे कि जो रिजर्वेशन यहाँ अपर कास्ट का है, उसको तोड़ने के लिए वो रिजर्वेशन की नीतियां इनके लिए ला रहे थे। और वो एक काफी मतलब प्रबुद्ध राजा थे। और मेरे ख्याल से जितने उस समय राजा हुए, उनमें सबसे ज्यादा प्रबुद्ध राजा हमारे ब्रिटिश के थोड़ा पहले, उनमें उनका नंबर सबसे आगे आएगा। तो इसीलिए ब्राह्मण उनसे बहुत खार खाए हुए थे, बहुत गुस्से में थे कि हमारे जो अधिकार हैं, हमारे जो प्रिविलेजेस हैं, वो आप तो सब में बांट रहे हैं, तो हमारा क्या होगा। तो यहाँ ये एक मामला अलग था। ये मामला अलग था। तो जी मैं थोड़ा शुरू में confuse हो गया, उसको एडिट कर लीजिएगा। जी। एक जय गोहिल का सवाल है कि कुछ लोग शिवाजी को के पूर्वजों को राजस्थान के राजपूत राजघराने से जोड़कर बताते हैं। क्या इसमें जी कोई सच्चाई है, या फिर चूंकि शिवाजी को क्षत्रिय बताना था तो उनको राजपूत से जोड़ा गया? ये तमाम चीजें इतिहास गढ़ने का भी एक सिलसिला पैरेलल चलता रहता है एक राजनीति के तहत। सच्चाई क्या है? जी, देखिए, मैं बिल्कुल इसमें एग्जैक्ट तो बता नहीं सकता, इसका कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। पर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि कई बार इतिहास को गढ़ा भी जाता है कि वैधता प्रदान करने के लिए आप एक प्रकार से रिश्तेदारी जोड़ रहे हैं, जिसका कोई ऐतिहासिक सबूत नहीं है। तो जैसे बाद में शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक हुआ, तो उनको क्षत्रिय बोलना पड़ा। अब क्षत्रिय बोलना है तो कहाँ से कनेक्शन ढूंढना, कहाँ से उसका संबंध जोड़ना। तो उसके लिए राजपूत से उसका संबंध जोड़ा हो गया होगा, ऐसा मुझे लगता है। कि जहां तक हमें इतिहास पता है, वो मालोजी महाराज से शुरू होता है, जो कि आदिल शाही में काम करते थे। तो उसमें इस प्रकार का कोई हमको उल्लेख नहीं मिलता। जी, एक और सवाल है, अगर आप इसका उत्तर बाद में देना चाहें तो बाद में भी दे सकते हैं। उज्जवल सरकाटे का है कि राजमाता जिजाऊ के चरित्र पर भी लोगों ने उंगलियां उठाई थी, उसका खंडन कैसे हुआ? देखिए, अब ये खास तौर से जेम्स लेन की किताब है। जेम्स लेन जी जो एक अमेरिकी इतिहासकार हैं, उन्होंने यहाँ आके रिसर्च किया और खास तौर से पुणे के भंडारकर म्यूजियम से जाकर उन्होंने जानकारी प्राप्त की।
तो और उस जानकारी के आधार पे उसने जिजाऊ के चरित्र पर उंगलियां उठाई और इसीलिए बाद में भांडारकर म्यूजियम पर जो यहाँ के ओबीसी शिव ये जो ये है ना अपने क्या शिव धर्म को मानने वाले इन लोगों ने उस पर हमला किया, तो उसका ये कारण है। पर ऐसी चीजों में निश्चितता से कोई बात करना पूरी तौर से गलत है। पर ये बात निश्चित है कि जेम्स लेन की किताब से ये बात थोड़ी सी ज्यादा प्रचलित हो गई और बाद में फिर जेम्स लेन की किताब को बैन भी किया गया, क्योंकि महाराष्ट्र में जो राजमाता जिजाऊ के लिए जो सम्मान है, ये उस सम्मान के खिलाफ बात जाती थी और उसी का परिणाम स्वरूप हमने पुणे के भांडारकर म्यूजियम पर वो हमला भी देखा। जी, तो वो मेरे ख्याल से उस किताब को फिर पाबंदी उससे हटा भी ली गई बाद में। जी, जी, बाद में हटा ली गई। पर सवाल है, ये ऐसी चीज है जिसके बारे में उंगली उठाना, किताब में रखना, ये मेरे ख्याल से थोड़ा उचित नहीं है, क्योंकि एग्जैक्ट चीज आप कैसे बता सकते हैं और उसके आधार पर इन अफवाहों के आधार पे जो बात होती है वो किताबों में रखना मेरे ख्याल से तो उचित नहीं है। जी, तो बहुत-बहुत शुक्रिया प्रोफेसर पुनियानी आज की इस बातचीत के लिए। बहुत अच्छा एपिसोड था, बहुत काम की जानकारियाँ आपने दी हैं। उम्मीद है कि हमारे दर्शकों को भी इनसे लाभ होगा। लेकिन जाते-जाते मैं दर्शकों से 2 निवेदन जो हर बार कर रहा हूँ, फिर दोहराना चाहूँगा। पहला तो ये कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ले जाएँ, शेयर करें बड़े पैमाने पर, लाइक करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इतिहास के बारे में जो भ्रम है, उनके दूर हों। और दूसरा ये कि अगर आपको आज की बातचीत में भी कोई ऐसा प्रसंग लगा हो जहां आपके मन में संदेह उठ रहा हो, कोई प्रश्न उठ रहा हो, तो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दर्ज कराएँ। जैसे आज हमने कुछ प्रश्न लिए हैं, उनको आगे हम अपने प्रश्न लेंगे और उनके समाधान करने की कोशिश करेंगे। बहुत-बहुत शुक्रिया पुनियानी साहब। नमस्कार, धन्यवाद सभी दर्शकों का। नमस्कार। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।